शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी रचनात्मक अभिव्यक्ति, जो रचनात्मक अभिव्यक्ति और माध्यम है उसमें संकलित जन संचार माध्यम और लेखन है वो पढ़ेंगे, जिसमें जन संचार माध्यम जिस शीर्षक है उसका आज हम प्रथम व्याख्यान देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इसे 1 नंबरी अर्थात एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य होते हैं। तो सिर्फ इसी चैप्टर से एक नंबर के 5 प्रश्न आपको करने को मिलेंगे। तो आप देखिए इसमें कि जन संचार होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, महत्व क्या होता है, संचार के तत्व कौन से होते हैं, संचार के प्रकार कौन से होते हैं, आदि आदि विषयों पे हम चर्चा करेंगे और इसका कैसे निर्माण करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं और एक मीडिया में इसकी क्या भूमिका होती है, इसके विभिन्न पहलुओं पर हम विस्तार से देखेंगे एक एक करके। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है जन संचार रचनात्मक अभिव्यक्ति और माध्यम और शीर्षक का नाम है जन संचार माध्यम और लेखन। तो इसमें सबसे पहला है कि संचार माध्यम और इसमें परिभाषा और महत्व इसका सबसे पहले देखते हैं कि संचार का एक परिचय देखते हैं कि क्या होता है। तो कह सकते हैं कि संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। अर्थात संचार में इसका होता है अपने विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे से बातचीत, चाहे वो किसी माध्यम से हो या चाहे जिस विधान से हो। अगर हम दूसरे से उसके अगले की बात सुन पा रहे हैं और अपनी बात उसको कह रहे हैं, इस गतिविधि को हम संचार कहते हैं। तो कहता है कि मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, ध्यान दीजिएगा कि संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। तो पूछा जाएगा संचार क्या है, तो आप देंगे इसका उत्तर कि संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। कह सकते हैं कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। संचार के कई प्रकार हैं जिनमें मौखिक संचार, अमौखिक संचार के अलावा अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक समूह संचार और अंतर्वैयक्तिक समूह संचार और जन संचार प्रमुख हैं। तो इसके मुख्य रूप से भेद हैं मौखिक, अमौखिक, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संचार के प्रमुख भेद हैं। अब आता है कि जन संचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से अलग है। अर्थात जो हमारा कम्युनिकेशन है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से जो बात करने का माध्यम है, जो कम्युनिकेशन है, उससे अलग है। तो वो अलगता का स्वरूप कहाँ दिखाई देता है, किस रूप में? तो जन संचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का भी काम करता है। जो जन संचार होता है वो सूचना देने के अलावा मनोरंजन और एजेंडा, शिक्षा का काम करता है। भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यम का लोगों पर सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों का सचेत होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो और इसका अगर हम कहें कि संचार की परिभाषा या उसका महत्व क्या है, तो अब तक आपने देखा कि संचार क्या है, संचार का एक परिचय आपने देखा। अब उसकी परिभाषा क्या होती है, महत्व क्या होता है। तो कहते हैं कि हम अधिकांश समय
अर्थात जो हमारा मानव का, हमारा नहीं, ये हमारा से तात्पर्य सिर्फ व्यक्तिगत हमारा नहीं, हम मानव कौम का जो यहाँ पे समस्त लोग हैं। तो कहता है हम अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से समूह में बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं। आपकी भावनाओं को समझने के लिए, आप हमारी भावनाओं को समझने के लिए, हम आपकी भावनाओं को समझने के लिए, एक दूसरे की मनोस्थिति को समझने के लिए, जीवन यापन के लिए, अर्थोपार्जन के लिए, सामंजस्य के लिए। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो मनुष्य है तो मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है और वो कम्युनिकेशन करेगा, वो संचार करेगा, एक दूसरे से निश्चित है कि वो बात करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो मानव नहीं, पशुओं की श्रेणी में रखा जाएगा। तो कहता है कि संचार करने में लगा देता है। कई बार हम अकेले में खुद से बातें करते हैं। जैसा आपको लगता होगा, कभी आप रास्ता चलते होंगे या कभी घर में अकेले होंगे तो आप खुद से स्वयं से बात कर रहे होंगे। आप स्वतः अपने आप से बातें करते हैं। व्यक्ति स्वयं से ही अपने विषय में सोचने लगता है और कुछ मन में ही कल्पना करने लगता है, या कभी कोई एग्ज़ाम के दौरान या कोई इंटरव्यू के दौरान या किसी से बड़े व्यक्ति से मिलने के दौरान उसके पहले की जो स्थिति होती है तो हम अपने आप को बोल कर करके उस रूप में सामंजस्य स्थापित कर करके ऐसी एक्टिविटियां स्थापित कर लेते हैं, ऐसे रूप में विकसित हो जाते हैं कि हम वहाँ जा कर के क्या बोलेंगे। तो व्यक्ति स्वयं से बातें करने लगता है। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो यह बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। फिर कहते हैं कि संचार और हमारा जीवन क्या है, ये किस रूप में दिखाई देता है। तो क्या देखिए आप कि संचार और हमारा जीवन तो क्या है कि हम अपने दैनिक जीवन में संचार किए बिना नहीं रह सकते। अर्थात जब तक हम एक दूसरे से अपनी बात कहेंगे नहीं, दूसरे की बात को सुनेंगे नहीं, तब तक हम जीवन यापन नहीं कर सकते। जीवन यापन के लिए एक दूसरे के पास होना, एक दूसरे से बातचीत करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में संचार जीवन की ही निशानी है। अगर कहा जाए तो जीवन की निशानी शब्द को संचार कह सकते हैं, इस रूप में उसको वर्णित कर सकते हैं। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है, अर्थात एक दूसरे से कम्युनिकेशन करता रहता है, बातचीत करता रहता है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। अर्थात जो अबोध है, जिसको ज्ञान नहीं है, वह भी क्या करता है, अर्थात एक ऐसा नवजात शिशु है जो अपनी माँ का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, कोई न कोई ऐसी अपनी गतिविधियाँ व्यक्त करता है जिससे उसका संचार होता रहता है। संचार कब ही खत्म हो सकता है, अर्थात इस परिस्थिति में संचार से मुक्ति पाई जा सकती है जब हमारी मृत्यु हो। मृत्यु के परिवेश में ही हम संचार से मुक्ति पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते हैं। फिर कहते हैं कि वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर है। अक्सर ये कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका रही है। अर्थात मानव अपने रूप में इसको देखता है, सुनता है, समझता है और विभिन्न तरह की गतिविधियाँ व्यक्त करता है। अगर कहें कि परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए ही संबंध स्थापित करते हैं। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए ही संबंध स्थापित करते हैं और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। संचार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की कहानी है। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या लिपि का या फिर छपाई का, इसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान का ही था। अर्थात मनुष्य ने जब भाषा का विकास किया या लिपि का विकास किया
या प्रिंट माध्यम की जो चीज़ें हमको मिली, इसके पीछे एक कारण था, वह था संदेशों का आदान प्रदान। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाला समय और दूरी को पाटने के लिए ही मनुष्य ने संचार माध्यमों की खोज की। अर्थात जो आदान प्रदान में लगने वाला समय था और जो दूरी थी, उसी को खत्म करने के लिए मनुष्य ने संचार का कार्य किया, संचार माध्यमों की खोज की। अगर कहें कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी है, संचार माध्यम जो है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो, जनसंचार माध्यम के जरिए कुछ ही मिनटों में हमें खबर मिल जाती है। कहता है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना घटित अगर होती है और जनसंचार के माध्यम से अर्थात सक्रिय है, तो वहाँ की खबर तुरंत हमको मिल जाती है। अमेरिका के एफिल टावर में को ध्वस्त होता है, आग लगती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तुरंत सूचना उसकी भारत में मिल जाती है। विश्व के किसी कोने में कोई इस तरह की घटित घटनाएं होती हैं, कहीं भूकंप का झटका लगता है या कोई ऐसी घटनाएं घटित होती है, तो तुरंत उसे अपने पास आप जिस रूप में हैं उस खबरों को पा सकते हैं। कहता है अगर वहाँ किसी टेलीविज़न समाचार चैनल का संवाददाता मौजूद हो तो हमें वहाँ की तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती है। इसी तरह आज टेलीविज़न के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं का सीधे प्रसारण के जरिए ठीक उसी समय देख सकते हैं। हम क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम भले न जाएं, लेकिन घर बैठे उस मैच का सीधा प्रसारण लाइव देख सकते हैं। आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम हैं, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने में भी अग्रिम भूमिका निभाते हैं। कहते हैं कि अगर एक नोटिस देखा जाए, एक सूचना देखा जाए कि मैगी की बिक्री पर रोक, नई दिल्ली विशेष संवाददाता कि एक खबर नई दिल्ली में प्रकाशित होती है। सरकार ने शुक्रवार को नेस्ले कंपनी के ब्रांड मैगी की सभी 9 किस्मों की बिक्री पर पूरे देश में पाबंदी लगा दी। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने कहा मैगी के 9 नूडल्स खाने के लिहाज से असुरक्षित और खतरनाक हैं, इसलिए कंपनी तुरंत इनकी बिक्री और उत्पादन पर रोक लगाए। कंपनी ने मैगी पर सफाई दी तो कंपनी का अपना प्रतिक्रिया होता है। नेस्ले के ग्लोबल CEO पॉल बुल्के ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैगी पर सफाई दी। उन्होंने कहा मैगी पूरी तरह सुरक्षित है, फिर भी हमने इसे भारतीय बाजार से हटाने का फैसला लिया है क्योंकि बेवजह भ्रम फैलाने से ग्राहकों का भरोसा प्रभावित हो रहा है। पॉल स्विट्जरलैंड से आए थे, 15 दिन में जवाब दें। खाद्य नियामक FSSAI ने नेस्ले को कारण बताओ नोटिस जारी करके 15 दिन के अंदर जवाब मांगा। नियामक का कहना है कि नेस्ले ने उत्पादन मंजूरी लिए बगैर और बिना जोखिम एवं सुरक्षा आकलन के मैगी ओट्स मसाला नूडल्स पेश किया है, इसलिए मैगी के सभी 9 किस्में तुरंत बाजार से वापस लेने का आदेश दिया जाता है। SFI के मुख्य कार्यकारी YM मालिक ने बताया कि कंपनी को 3 दिन में बाजार से मैगी हटाने के आदेश पर रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होने तक रोज प्रगति रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया है। भारत की जांच पर सवाल। नेस्ले के ग्लोबल CEO पॉल ने जब यह पूछा गया कि क्या वह भारतीय लैब में हुई जांच पर सवाल उठा रहे हैं, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया। पॉल ने कहा सबकी जांच का तरीका अलग अलग हो सकता है, हम भारत का तरीका अवश्य समझेंगे तभी इस पर विचार करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है और जन जन तक ऐसी खबरें पहुंचती है। अब एक मुद्दा आता है कि संचार क्या है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति, अगर ऐसा पूछ सकता है, एग्जाम में 1 नंबर में पूछेगा कि संचार क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे? गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि संचार क्या है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति
संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। कहता है संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार से हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रैम के अनुसार, अब पूछे संचार की परिभाषा, तो विल्बर श्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रैम है, उन्होंने कहा कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है, और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। जिस तरीके से ये सूचना दूसरे तक पहुंचाई जाती है वो संचार माध्यम कहलाते हैं। अब आता है कि संचार के तत्व कौन कौन से हैं। तो संचार एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में कई तत्व शामिल होते हैं कि कई चरण या कई तत्व शामिल होते हैं। संचार की प्रक्रिया में भी कई तत्व शामिल है। इनमें से कुछ प्रमुख तत्व जो यहाँ हैं उनकी हम विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला इसमें आता है कि स्रोत या संचारक, जो इसका एक प्रमुख तत्व है वह है स्रोत या संचारक। तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। किससे होती है? तो स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावनाओं को किसी और तक पहुंचाता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। आप ध्यान देंगे कि संचार प्रक्रिया में एक स्रोत या संचारक होता है और संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे हमें किताब की ज़रूरत होती है, सपोज दैट हमको किताब की ज़रूरत है और जैसे ही हम किताब अपने मित्र से या अपने घर के किसी पड़ोसी से या किसी से मांगने की सोचते हैं तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। किताब मांगने के लिए हमें क्या करना होगा? तो अपने मित्र से बातचीत करनी होगी, उसे लिख करके संदेश भेजेंगे, या तो बातचीत करेंगे या आप लिखित मैसेज उसको देंगे, या बातचीत या संदेश भेजने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं, उसी को स्रोत या संचारक कहते हैं। दूसरा आता है कूटीकृत या एनकोडिंग। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। यह सफल संचार के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो। अर्थात जैसे आप कुछ ऐसे सांकेतिक चिन्ह प्रस्तुत करते हैं जिसे आपका मित्र भी जानता हो और आप भी जानते हैं, तभी संचार संभव हो पाएगा। परिचित हो जिसमें आप अपने संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचारक या एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। वह अपने जिस लैंग्वेज में हो, जिस भाषा में हो, उस पर पूर्ण अधिकार हो और उसमें वो सारी चीज़ें समझता हो। बोलने के साथ साथ लिखने का भी पूर्ण अधिकार हो, उसके पास जानता हो, समझता हो। ऐसे व्यक्ति जो होता है उसे कूटीकृत या एनकोडिंग कहते हैं। अब अगला स्टेप आता है इसमें कि संदेश क्या है? तो संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अत्यधिक महत्व है। किसी भी संचार का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। किसी भी संचार का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य
अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। एक अगला आता है, अगला स्टेप है कि माध्यम। तो माध्यम चैनल हो सकता है, तो कहता है संदेश को किसी माध्यम या चैनल या आकाशवाणी के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए, उसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है। तीन तरीके से हमारे पास उस संदेश को आदान प्रदान किया जाता है। एक है स्पर्श या छूने में भी एक तरह का माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। किसके किसके माध्यम से? तो टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा सकता है। पूछ सकता है कि जनसंचार में जो संदेश होते हैं वो किसके किसके माध्यम से पहुंचाए जाते हैं? तो आप बताएंगे टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, फिल्म आदि के जरिए संदेश समाचारकर्ता तक पहुंचाए जाते हैं। अब आता है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। इसकी क्या भूमिका होती है? तो यह प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। कूटवाचन यानी उसका डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ है कि प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। जो मैसेज उसके पास जा रहा है, जो शब्द उसके पास जा रहे हैं, उसमें वो भाषा को एक कोड के तहत, एक शब्द श्रृंखला के तहत वर्णित किया हुआ है और उसको समझने की वो कोशिश करता है, उसको समझाता है। यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है। अगर जब तक दोनों उससे परिचित नहीं होंगे तब तक उसको समझने में असुविधा होगी दोनों वर्गों के लिए, वो सफल संचार नहीं माना जाएगा। अगला आता है फीडबैक। तो संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं। फीडबैक यानी होता है कि आप उसका रिस्पांस देते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, कैसा आपको किस रूप में लगा, आदि आदि की गतिविधियाँ होती रहती है। तो संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचार के जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा जा वह उसी अर्थ में प्राप्त को मिला या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचार अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगला होता है शोर, नॉइस। तो कहते हैं संचार प्रक्रिया में कई बाधाएं भी आती हैं। इन बाधाओं को शोर, नॉइज कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है। यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया में शोर को हटाना या कम करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि शोर के बाद क्या है कि संदेश और माध्यम। फिर कहता है कि स्रोत या संचारक। जो स्रोत या संचारक होगा वो ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि स्रोत या संचारक संदेश देता है, संदेश का माध्यम होता है,
माध्यमकर्ता प्राप्तकर्ता के पास देता है और प्राप्तकर्ता सीधे फीडबैक देता है किसके पास, स्रोत और संचारक के पास। आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि स्रोत या संचारक जो होता है वह संदेश देता है, संदेश माध्यम से दिए जाते हैं, चाहे उसका जो भी माध्यम हो, टेलीविज़न हो, समाचार पत्र हो, टेलीफोन हो, इंटरनेट हो, फिल्म हो, जिस माध्यम से वो दे रहा हो वो माध्यम, और माध्यम के माध्यम से वो किसके पास पहुंचता है, प्राप्तकर्ता, जो उसके पास आप खबर को दे रहे हैं वो उसके पास पहुंच रहा है और उससे सीधे फीडबैक किसके पास जाता है, स्रोत या संचारक के पास। जहां से उसकी शुरुआत हुई रहती है वह सीधे उसके पास जा कर के मिल जाता है। तो इस तरह से इसका सर्किल चलता है। अगला है कि संचार के प्रकार। इसमें क्या होता है कि संचार विभिन्न प्रकार के होते हैं पर वे परस्पर काफ़ी मिले जुले होते हैं। इन्हें अलग करके देखना कठिन होता है। संचार के निम्नलिखित रूप हैं, जैसे सांकेतिक संचार। जब हम किसी व्यक्ति को संकेत या इशारे से बुलाते हैं तो उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। अपनों से बड़ों को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करना मौखिक संचार का उदाहरण है। जब हम किसी को संकेत से माध्यम से, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस आपको इशारा करता है, या जो ट्रैफिक की लाइट होती है वो रेड ब्लू जो रेड और ग्रीन होती है उसके संकेत के माध्यम से हम जो बातें समझ पाते हैं, या कोई मूक प्राणी होता है जो बोल नहीं पाता है, उस संकेत से जो कुछ बताना चाहता है वो उसकी जो गतिविधियाँ होती है वो सब क्या होता है, सांकेतिक गतिविधियाँ होती है। मौखिक संचार के समय चेहरे और शरीर के विभिन्न अंगों की मुद्राओं की मदद ली जाती है, जैसे खुशी, प्रेम, डर आदि अमौखिक संचार द्वारा व्यक्त किया जाता है। अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल संचार जो होता है, जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं तो यह भी एक तरह का संचार होता है। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं, किसी को याद कर रहे होते हैं तो यह भी एक तरह का संचार होता है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप होता है। इसे अंतर्वैयक्तिक इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। जब पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तो जो अभी अंतर्वैयक्तिक संचार का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। अगला है समूह संचार। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्तियों के लिए न होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस मुबाहिसे के जरिए हल करने के लिए होता है। संसद में जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है तो यह भी जो संचार का माध्यम होता है वह समूह संचार के अंतर्गत आता है। अगला है जनसंचार। जनसंचार को क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय, ध्यान दीजिएगा कि जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार किसे कहते हैं? जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है। मसलन अखबार हुआ, रेडियो हुआ, टीवी हुआ, सिनेमा या इंटरनेट हुआ।
अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रेस के जरिए उनकी हजारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है और यह सुरक्षित होती है, उसके पास संकलित होती है। वो अपने समय अनुसार आज कल परसों या जब वो चाहता है तब वो उसको देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, आदि बातें कर सकता है। अब कहें कि जनसंचार की विशेषता क्या क्या है, तो जनसंचार की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे जनसंचार माध्यमों के जरिए, फर्स्ट है विशेषता में पहला पॉइंट देखेंगे कि जनसंचार माध्यम के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। दूसरा पॉइंट हुआ कि जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से एक फर्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। तीसरा है कि जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी ज़रूरत पड़ती है। चौथा है कि जनसंचार माध्यमों में ढेर सारे द्वारपाल अर्थात गेट कीपर काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यम से प्रभावित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित या निर्धारित करता है। ऐसी गतिविधियां जो देखी जाती है वो इसके अंतर्गत आती है। अगर कहें कि जनसंचार के कार्य क्या क्या हैं, तो जनसंचार के कई कार्य होते हैं। जैसे जिस प्रकार संचार के कार्य होते हैं वैसे ही जनसंचार माध्यमों के भी कई कार्य होते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। जैसे सूचना देना, पहला है सूचना देना। तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें इनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यम के जरिए ही पूरा होता है। दूसरा होता है शिक्षित करना। तो जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय है उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उनके प्रति उसे सजग बनाना। तीसरा है मनोरंजन करना। तो जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन हैं। जैसे सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम हैं। एक और अगला होता है एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देता है। अगला है निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यम का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्थान में कोई अनियमितता बरती जा रही है तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार पर ही होती है। विचार विमर्श के मंच। अगला नेक्स्ट और लास्ट है तो जनसंचार माध्यम का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए उन्होंने विचार लोगों के सामने पहुंचाते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक
अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करता है और लोगों को अपनी बात उन तक पहुंचाने में काफ़ी आसानी होती है। इसलिए अपने कम्युनिकेशन को बड़ा सरल कर देता है। इसलिए एक निश्चित भूभाग के लोग इसे अपनाते हैं और बड़े हूबहू तरीके से इसमें अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। यही जनसंचार माध्यम है। अपने प्रथम व्याख्यान में बस इतना ही। नेक्स्ट द्वितीय व्याख्यान में फिर इसके आगे हम देखेंगे कि भारत में जनसंचार माध्यम का विकास कैसे हुआ, समाचार पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, पत्रकारिता के सोपान कौन से हैं, भारत में अखबारी पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ, आदि आदि इम्पॉर्टेंट शीर्षक हैं और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने द्वितीय व्याख्यान में। धन्यवाद।